बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आपने ख्वाजा आसिफ को तड़पते हुए नहीं देखा होगा, मचलते हुए नहीं देखा होगा, गुस्से में नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा कि उन्होंने टारगेट किया हो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या सुब्रमण्यम जयशंकर को या किसी और इंडियन जो बीजेपी का लीडर है उसको इस लहजे में, जिस लहजे में उनका जहां पर सियासी मफाद वाबस्ता था इमरान खान के मामले पर, तो वहाँ पर रिचर्ड ग्रेनल को जिस तरीके से सीधे हुआ। और ये मिस्टर वेंटिलेटर हैं, ये आपको पता है कि कौन है ख्वाजा आसिफ साहब। उन्होंने जो बात की है ज़रा सुन लें। ख्वाजा साहब, आपने सुनी है उनकी बात? ये मैं आपको आगाज़ में बता दूं, मोहम्मद मालिक साहब ने उनको सुनवाया है पहले अंग्रेज़ी ज़बान में रिचर्ड ग्रेनल का वो इंटरव्यू, वो क्लिप जिसमें वो इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं। वो आपके इल्म में, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता। तो बिल्कुल सीधे हो गए और उन्होंने कहा कि जी उनको जेल से निकालें, और ट्रंप के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और केसेस जाली हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बाद में आते हैं। क्या गवर्नमेंट अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस नहीं गई? बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं जाती तौर पे, पार्डन माई इग्नोरेंस मालिक साहब, मैं इनको नहीं जानता। आपको पता होगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, लेकिन मैंने तो सियासत जो है यूएस की, उसमें इनका पहली दफा नाम सुना है। इससे पहले जो है मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना था। आप अंदाज़ा लगाएं। अब मैं यहाँ पर इसको रोक के ज़रा ये तबसरा कर दूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना, आप इनको जानते होंगे, ये कितने पावरफुल है, ये क्या है, मुझे तो पता नहीं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए हैं, ये वज़ीर दिफा हैं, ये साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है ये बंदा कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर आप बात क्यों कर रहे हैं जब आपको नहीं मालूम कि एक बंदा है कौन, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? तो ये स्टाइल मारने की उन्होंने कोशिश की। जाहिर है कि अपनी होम लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को, जितने भी अब रह गए हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर, वो उनको खुश करने के लिए जो बात करने का अंदाज़ है, अब ये चीज़ें जो है वो ट्रांसक्रिप्ट में जा रही हैं और इसका अभी फॉलोअप आ चुका है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। आगे सुने क्या कहते हैं। और कौन सी कैबिनेट पोस्ट है जरा बताएंगे मुझे, इनके पास कौन सी कैबिनेट? साहब, मैं आपको क्विकली, आप 15 सेकंड पे मैं आपको टोटल ब्रीफ दे देता हूं। ये जो रिचर्ड ग्रेनल थे, ये ट्रंप की लास्ट गवर्नमेंट के अंदर आखिरी फरवरी के अंदर 2020 में एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थे। उसके पहले ये एम्बेसडर टू जर्मनी थे 2018 से 2020 तक, और फिर स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर सर्बिया एंड कोसोवो थे। फिर ये यूनाइटेड नेशंस में 8 साल तक। आपने बड़ी दुनिया देखी है और गवर्नमेंट्स की जो मैकेनिज्म है उसको बड़ा क्लोजली वॉच की है। आपने जितने भी नाम लिए हैं, डू यू थिंक ही विल हैव इमेंस, as you are suggesting, influence in Trump administration? सर, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ अर्सा पहले ये ट्वीट किया था इनके बारे में कि ही इज आवर स्टार और इसको हम बहुत बड़ी पोजीशन देंगे, और इनका नाम मार्को रूबियो के साथ इनका नाम चल रहा था, इन दोनों में से एक बनेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो तो उनको बना दिया, लेकिन ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप उसको इम्पोर्टेंट आदमी समझते हैं, जरूर होंगे। मैं उसको डिनाई नहीं करना चाहता, होंगे, लेकिन वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में होंगे। उनका पाकिस्तान के ऊपर जो है, पाकिस्तान बहुत से मुल्कों में बहुत से इम्पोर्टेंट लोग हैं, लेकिन उनका कहना या उनकी अटरेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान की सेहत पे क्या असर कर सकती हैं? पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए इस वक्त 24-25 साल हो गए हुए हैं, और उससे पहले, बहुत पहले जो है पाकिस्तान एटमी ताकत जो है बन चुका हुआ था, और उसमें प्रेशर्स भी सारे होते थे। बड़ी बड़ी हमारे ऐसी भी एडमिनिस्ट्रेशंस आई जिनमें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी पड़ा, लेकिन वो प्रेशर जो है पाकिस्तान ने पहले भी बर्दाश्त किया। अल्लाह खैर करेगा, देयर इज नथिंग टू वरी। अभी आप कह रहे हैं सॉवरेन कंट्री। सर, आप कह रहे हैं कि इनकी जो ये बातें सारी, इसका इमरान खान के ट्रायल पे कोई असर नहीं होगा? कोई कतई तौर पे नहीं है, कतई तौर पे नहीं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल टोटली 100% आपको डिनाई करता हूं कि इसका कोई इफेक्ट जो है पाकिस्तान की सियासत पे होगा।
सही। पहली बात तो आगाज़ में, मैं इससे पहले कि दूसरे क्लिप्स पर आऊँ, पहली बात तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू का मतलब यही है कि हम इनका प्रेशर नहीं लेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने काम ये किया है जो जियो न्यूज़ ने किया था कि एक होमोसेक्सुअल को बना दिया है या एक गैर अहम शख्स को बना दिया है या गैर संजीदा शख्स को बना दिया है, जो उसकी ज़ात के ऊपर तनकीद है। तो वो उन्होंने जो है वो जिस तरीके से ताना मारने का अंदाज़ होता है, तो है कौन, वो इस किस्म की बात की है जो ऑब्वियसली विच विल नॉट बी टेकन वेल। आगे आगे सुने कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं। बट पाकिस्तान की गिरबान पे हाथ डाल के को देखे, नोबडी विल गेट अवे विद इट। सो आपके ख्याल में नोबडी विल गेट अवे विद इट। आप कह रहे हैं कि नॉन इवेंट है, बिल्कुल पंजाबी में आपको जवाब नहीं देना चाहता, उसके बाद जो है ना पंजाबी में मुझसे जवाब ले दे ना वो ना दे। जिन्हें को हाथ पाया ना, मतलब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे? पाकिस्तान जिन्हें हाथ पाया ना तो फिर उठे ही तो समझ जाओ। समझ गए सर। एक सवाल आखिरी, आप ज़बान चेक करें, आप अल्फाज का चुनाव चेक करें, आप लहजा चेक करें कि पाकिस्तान ने जिन्हें हथ पाया ना तो फिर उदे ही वो पता नहीं क्या उन्होंने कहा, बहरहाल क्या उसका मतलब है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की है ये क्वाइट अनडिप्लोमेटिक है। इसने शायद वो स्पेस ख़त्म कर दी है जिस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए रिप्रोच किया जा सकता था, अप्रोच किया जा सकता था, कोई कोशिश की जा सकती थी, कोई काविश की जा सकती थी। तो ये तो लड़ाई जो है वो इन्होंने यकीनी बनाई है। आखिरी बात सुन लें फिर मैं आपको बताता हूँ। पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने आना है और उसमें एक बंदा जो है कैबिनेट मेंबर भी नहीं है, उसकी बयानात को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। मैं समझता हूँ कि दिस इज अ बिट टू एक्सेसिव कि इसको इस तरह देखा जा रहा है। अब मामला ये है कि सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि ये रिचर्ड ग्रेनल असली नहीं है, ये है ही नहीं, ये कोई तहरीक इंसाफ का बंदा है जिसने अपना ट्विटर अकाउंट रिचर्ड ग्रेनल के नाम से बना दिया और उसने ट्वीट्स करना शुरू कर दिया इमरान खान के फेवर में। आप अंदाज़ा लगाएं, ये मुल्क संभाल रहे हैं, ये एक हुकूमत संभाल रहे हैं, इनके ऊपर रियासत के आवाम की 25 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है और इनका रिएक्शन जो है वो बैरूनी किसी मदाखलत या किसी सवाल या किसी दबाव या किसी गुफ्तगू के ऊपर यह है। इनके पास काउंटर क्या है? कोई और टूल नहीं है, ये बंदा नकली है। सबसे पहला ये था। दूसरा क्या आया? दूसरा ये आया कि नहीं यार वो अजीबोगरीब बात कर रहा है, उसको तो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के लिए लगाया है, उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, वो मेडलिंग कर रहा है। वो अंग्रेजी में बताया गया था कि उसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसमें इंक्लूडिंग वेनेजुएला। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, मैंने सहाफ़ियों को देखा, मैंने तज्जिया निगारों को देखा जो एनालिस्ट बनकर बैठे होते हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून के ऐसे लोग जिनको अंग्रेजी भी अच्छी भली आती है, मैंने उनको देखा। वो ये बात कर रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन या जो उसका ओहदा बताया गया है या बताया गया है वो हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया, विच मीन्स कि जहाँ जहाँ अमरीकी सदर का कोई भी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होगा वो वहाँ पर सफारती एतबार से इफेक्टिव हो सकते हैं, उनको वो टास्क दिया जा सकता है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक शख्स जिसको ये असाइनमेंट दी गई हो और उसके फ़ौरन बाद वो पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इतने ज़्यादा ट्वीट्स करना शुरू कर दे कि उसके रीट्वीट डोनाल्ड ट्रंप जितने हो रहे हों। और डोनाल्ड ट्रंप, रिमेंबर दैट, कि वो बड़ा एक्टिव यूज़र है, खुद वो बैठकर जो है वो ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो वो बंदा जो है उसकी 10-10 मिलियन रीच जा रही हो। ये मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अंडर हिज नोज उसका एक अपॉइंटी जो है, उसका अपॉइंट करदा बंदा, तैनात किया हुआ बंदा जो है वो इस तरीके से बग़ैर उसकी इजाज़त के या बग़ैर उसको असाइन किए इस तरीके से एक मुल्क, एक सॉवरन, खुद मुख्तार 25 करोड़ अवाम, न्यूक्लियर पावर, एक ऐसे मुल्क के ऊपर बेसरोपा इस तरीके से ट्वीट्स कर रहा हो और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हो कि इस बंदे को मैंने लगाया, इसको तो मैंने कहा ही नहीं ये काम करने का। तो एक बात तो वाज़ेह है कि उसको अप्रूवल मौजूद है, उसको बाकायदा लगता यही है कि टास्क दिया गया है कि ये सब कुछ करना है। तो एक तो आपने उसको जनाब, पहला आपने ये कहा कि ये असली नहीं है, फिर आपने कहा कि इसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये इसका काम नहीं है, और तीसरा काम आपने कहा कि जनाब इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, कैबिनेट में ये कुछ भी नहीं है, इसको पता ही नहीं है, और इसके हवाले से ये गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। अब आज देखें, मामला ये है कि एक महकमा है जिसको आप कहते हैं दफ्तर खारजा, 14-15 साल 16 साल की, यानी कि या ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके एक बंदा मुकाबले के इम्तिहान में सिविल सुपीरियर सर्विसेज CSS का इम्तिहान देता है, उसमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं, उनमें से चंद 100 लोग जो हैं
वो उस इम्तिहान को पास करते हैं। और उन चंद 100 में से दोबारा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 हज़ार बंदा, 1200 बंदा जो है वो उस इम्तिहान को पास करता होगा। फिर उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में से 400-600 की छांटी हो जाती है। उसके बाद जो पास होने वाले हैं उनका मेरिट होता है, मेरिट में जो नहीं आता वो ड्रॉप हो जाता है। तो लगभग मिला के किसी साल 300 पूरे पाकिस्तान से, किसी साल 400 बंदा जो है वो सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद जो है उनकी नंबर्स के हिसाब से उनकी प्रायोरिटीज़, कोई डीएमजी ग्रुप में जाता है, कोई पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कोई फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कोई कस्टम, कोई इनलैंड रेवेन्यू, कोई किसी और महकमे में जो है उसको जगह मिलती है प्रेफरेंस के एतबार से, और उसकी एलोकेशन होती है। वो इतने लेबोरियस प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। फिर उसके बाद अगर वो फॉरेन ऑफिस में जा रहा है तो उसको फॉरेन सर्विसेज अकेडमी FSA में जो है वो भेज दिया जाता है। वहाँ पर उसको DG से लेके फॉरेन अफेयर्स की नज़ाकतों को समझने वाले लोग बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होता है। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर से जो है वो तरक्कियों की जो मनाजिल हैं वो तय करता है। वो 3rd सेक्रेटरी अपॉइंट होता है किसी मुल्क में, 2nd सेक्रेटरी, 1st सेक्रेटरी, डायरेक्टर बनता है, DG बनता है, एडिशनल सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है, स्पेशल सेक्रेटरी बनता है। फिर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, उनको ज़बानें सिखाई जाती हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में सर्व करते हैं, उनका मुआशरे को समझते हैं, उनके तरीक़ाकार को समझते हैं, उनकी नज़ाकतों को समझते हैं। उनको ये मालूम होता है कि यहाँ पर क्या बात कहनी है, किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना। आपने उस पूरे महकमे को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपके यहाँ कोई सफ़ीर मौजूद नहीं है जो इस काबिल हो, जो इनको बता सके कि भाई आपने इसका गो अबाउट क्या करना है, आपने किस तरीके से करना है। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं उसकी सेंस से, उसके जो मतन है उसके बहुत सारी चीज़ों से मैं शायद 90% से ज़्यादा एग्री करता हूं कि आपका रिएक्शन किसी भी मुल्क का ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी दूसरे मुल्क जो यानी बैरून मुल्क से आने वाले किसी भी दबाव पर मुल्क का जो है वो रिएक्शन ये होना चाहिए। लेकिन आप अपने क्रीडेंशियल्स देखें, आप अपने ऊपर जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर मौजूद है कि आप फॉर्म 47 के ऊपर मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, जिसके तोफ़ैल आपको वज़ीर बनाया गया है। आप शायद लेजिटिमेट मेंबर भी नहीं हैं। 99% के रिज़ल्ट की स्लाइड जो है वो चलाई गई जियो टीवी पर। उस वक्त आप रेहाना इम्तियाज़ डार से को 50-60 हज़ार की लीड से हार रहे थे। आखिरी 1% के जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर कितने हज़ार वोट पोल हो गए कि आपने जनाब रेहाना इम्तियाज़ डार को नॉकआउट कर दिया। फिर आप मिस्टर वेंटिलेटर हैं, आप वही कहते हैं अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं। तो जब आपका सियासी मकसद आया, आपने कहा कि इमरान खान ये कर रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा, तो आज जो आप कर रहे हैं इससे किसको नुकसान होगा? इससे जो है वो टिम्बकटू में, ट्रिनिडाड एंड टोबागो में रहने वाले किसी बंदे को नुकसान होगा। इससे किसी को ऐसे जगह का नुकसान होगा। अगर मुल्क का नुकसान है अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करना, जो ख्वाजा आसिफ साहब हमें फरमाया करते थे पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए, तो आज जब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये जो पूरा महकमा है आपके सफ़ीर और इन सबको फिर आप घर भेज दें, छुट्टी कर दें, फिर आप बैठ कर टॉक शोज़ के ज़रिए अपनी डिप्लोमेसी कर लें। वो एक उधर से ट्विटर से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आप टॉक शो से डिप्लोमेसी कर लें। वाह वाह तो हो जाएगी आपकी 4, 6, 8, 10, 2 दर्जन, 2,000, 2 लाख बंदों में। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बेसिकली एक बफरा हुआ सांड, एक भैंसा जो है वो स्पेन में होती है ना, बुल फाइट भी होती है, और वो फिर एक उनका इवेंट भी होता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम, जो उसके लिए होता है कि वो स्ट्रीट्स में लोग खड़े हो जाते हैं। वो बड़ा एक, बल्कि कोई कमेंट करे इसके ऊपर बताए कि क्या उसका नाम होता है। वो जो स्पेन में इवेंट हो रहा होता है, बुल भाग रहे होते हैं, बफरे हुए सांड, भैंसे, और लोग जनाब उनके आगे भाग रहे होते हैं। फिर वो एक इवेंट होता है जिसमें वो सुर्ख कपड़ा लेके उसको अपनी तरफ, और फिर उसको काबू करना होता है, थकाना होता है, हराना होता है या बिठाना होता है। तो वो काम कर रहे होते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त इतना इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है कि अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने, उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है, दुनिया भर में उस पर बात हो रही है कि ये कहाँ जाएगी लड़ाई। पाकिस्तान के इस वक्त जो खुसूसी मंदूब हैं वो बैठे हुए हैं, एम्बेसडर सादिक साहब वो अफ़गानिस्तान गए हुए हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, ईरानियन मीडिया, रीजनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कौन हैं? आप वज़ीर दिफा हैं। 1 दिन पहले आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काट रहे थे लंदन में। आज आप मोरक्को में बैठे हुए हैं। आपको क्या ये जिम्मेदारी नहीं दी गई पाकिस्तान का? या आपको कह दिया गया कि भाई आपका काम नहीं है, महकमा नहीं है, आप जाएं, आपका सिर्फ पोर्टफोलियो ये है और आपने बैठकर सिर्फ तकरीरें करनी है पार्लियामेंट में, और आपने अपनी जिस किस्म की भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने पॉलिटिशियंस को भी यहाँ जवाब देना है, मीडिया को भी जवाब देना है, और इंटरनेशनली भी किसी को भी पै जाओ
ये काम करना है आपने। तो ये तरीक़ाकार है कि एक ऐसे वक्त में वहाँ पर बैठा हुआ बंदा वो सुर्ख कपड़ा लहरा रहा है उस सांड के आगे जो अमेरिका में बैठ के ये ट्वीट्स कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, और उस सुर्ख कपड़े को जब आप हटाएंगे तो पीछे कौन होगा? पीछे कौन होगा? किसको जाकर ये टक्कर लगेगी? आप तो बुला रहे हैं ना कि आओ आ बैल मुझे मार, पीछे आपकी अपनी हुकूमत होगी, पीछे आपके अपने इदारे होंगे। तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। दफ्तर खारजा को बंद कर दें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।